हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखी है इस वीडियो की तो प्लीज़ इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी पार्ट 2, आप वहाँ से भी लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। By this figure, a more comprehensive term is used for a less comprehensive one or vice versa. But in fact, that less comprehensive term or vice versa is meant. तो ये होता है उसका definition. Next हम देखेंगे इसके total कितने conditions होते हैं या types होते हैं. First होता है a part for the whole. For example, आप जब seals बोलते हो तो you mean ship. Winters 70 winters यानी 70 years, क्योंकि विंटर्स सीज़न वाइज आते हैं। एक ईयर में एक बार ही विंटर आता है, हर सीज़न एक बार ही आता है एक ईयर में। तो इफ़ यू आर सेइंग 70 विंटर्स इट मीन्स यू आर रेफरिंग टू 70 years। ठीक है, तो पार्ट फॉर द होल, ईयर होल होता है, उसका एक पार्ट होता है सीज़न विंटर। तो जब आप विंटर बोलते हो यू आर डिनोटिंग होल। ठीक है, नेक्स्ट है द होल फॉर अ पार्ट। दाओ, दाओ मतलब द बॉडी। ठीक है, पर्पल ईयर स्प्रिंग, तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। फर्स्ट था अ पार्ट ऑफ द होल, ये है ए होल फॉर द पार्ट, यानी आप एक पार्ट को बताना चाहते हो, एक पार्ट को आप डिनोट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप होल चीज़ को यहाँ पे बता रहे हो। जैसे पर्पल ईयर, ये एक होल चीज़ है, उसका एक पार्ट होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड, ब्रिटिश वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया। टिल थ्रू द ब्रिटिश वर्ल्ड एम्पायर वेर नोन, तो ब्रिटिश वर्ल्ड यानी एम्पायर, ब्रिटिश का जो साम्राज्य या फिर किंगडम या फिर एम्पायर या फिर जो भी हो रूलिंग टाइम था, उसको आप बाय द वर्ड वर्ल्ड सिग्निफाई कर। तो नेक्स्ट होता है अ स्पेसिस फॉर द जीनस। अ स्पेसिस फॉर द जीनस यानी जेनस होता है ग्रुप, स्पेसिस होता है मेंबर, एक ग्रुप का मेंबर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है मैमल। मैमल होता है एक ग्रुप, एक जेनस, और मैमल में मैन होता है एक मेंबर यानी एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड, रिचेस, हैव आई नन। तो नेक्स्ट होता है एन इंडिविजुअल फॉर द क्लास, जिसे हम एंटोनोमेसिया भी कहते हैं। तो आप जब एक पर्टिकुलर चीज़ को, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो तो उसे कहते हैं एंटोनोमेसिया। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एवरी मैन इज़ नॉट अ सोलोमन। सोलोमन कौन है? सोलोमन एक हिस्टोरिकल फिगर थे, वो एक किंग थे जो कि बहुत ही दयालु वाइज माने जाते थे। तो एवरी मैन इज़ नॉट सोलोमन मतलब हर इंसान राजा सोलोमन की तरह दयालु और अच्छे नहीं होते हैं। तो दयालु इंसान एक क्लास होता है, एक इंसान, किंग, दयालु किंग एक क्लास होता है, वहाँ का ही एक इंडिविजुअल थे सोलोमन। तो जब आप सोलोमन रिफ़र कर रहे हो, आप रिफ़र कर रहे हो अ वाइज किंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे डैनियल का एग्जाम्पल दिया गया है। डैनियल एक अच्छे और इम्पार्शियल जज थे, एक एफिशिएंट जज थे, वेल नोन जज थे, जो कि अपने राइटियसनेस के लिए, अपने करेक्ट जजमेंट के लिए माने जाते थे। तो आप जब डैनियल को रिफ़र कर रहे हो, इसका मतलब है आप एक अच्छे इम्पार्शियल जज को रिफ़र कर रहे हो। ठीक है, पूरे क्लास से ये डैनियल बिलोंग करता है। डैनियल का यूज़ मतलब पूरे क्लास को रिफ़र करना। नेक्स्ट नंबर F, द मटेरियल फॉर द थिंग मेड। तो जब आप किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हो, थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब आप बनाते हो तो कुछ मटेरियल्स लगते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं। तो जब आप उन मटेरियल्स को रिफ़र कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उन मटेरियल्स से जो भी बना रहे थे या फिर जो भी आपने बनाया है उस थिंग को रिफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ही वॉज ड्रेस्ड इन लाइनिन। तो लाइनिन क्या होता है? लाइनिन एक मटेरियल होता है, एक फैब्रिक होता है। तो फैब्रिक क्लोथ बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे ही वॉज ड्रेस्ड इन लाइनिन मतलब ही वॉज ड्रेस्ड इन लाइनिन क्लोथ्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे मार्बल। ग्रेस दिस कोल्ड मार्बल मॉन्यूमेंट विद अ टीयर। तो मार्बल से क्या बनता है? मार्बल से मॉन्यूमेंट बनता है, बिल्डिंग बनता है, आर्किटेक्चर होता है। तो मार्बल हो जाता है एक मटेरियल, उसका ही थिंग होता है मॉन्यूमेंट।
नेक्स्ट है नंबर जी, एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट यानी ऐसा चीज़ जो कि देखा नहीं जाता, सिर्फ फील किया जाता है, ठीक है, एंड वो कंक्रीट नहीं होता, इट्स नॉट फिजिकल इन सेंस, आप उसे टच नहीं कर सकते। एंड कॉन्क्रीट वो चीज़ जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर भी सकते हैं, लेकिन ये देखा जा सकता है, ये छुआ जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि इमोशनल फीलिंग रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक फीलिंग है, ठीक है, बीइंग ह्यूमन, फीलिंग ह्यूमैनिटी, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मैनकाइंड, ये एक फीलिंग होता है। पर आप जब यहाँ पे यूज़ करते हो फॉर साइनिक डॉग या साइनिक डॉगी, आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब आई एम आउट ऑफ मैन्स रीच। ह्यूमैनिटी मैन के अंदर होता है, मैन में ही ह्यूमैनिटी होता है। तो अगर आप ह्यूमैनिटी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को फॉर अ कंक्रीट चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है नंबर एच, द कंक्रीट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट, जस्ट द ऑपोजिट। जब आप किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को दर्शाता है, वो भी हो जाता है साइनिक डॉगी का एक कंडीशन। एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ गुड डील ऑफ द फॉक्स। फॉक्स कनिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं इन हिज कैरेक्टर। तो देयर इज़ अ गुड डील ऑफ द फॉक्स। फॉक्स इज़ एन एनिमल विच इज़ इंटेलिजेंट एंड कनिंग। तो जब आप किसी को फॉक्स कह रहे हो, इसका मतलब आप उनको इंटेलिजेंट कह रहे हो। इंटेलिजेंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, नॉट एबल टू बी फेल्ट और सीन, और जो फॉक्स है वो एक एनिमल है जो कि देखा और छुआ जा सकता है। तो ये हो जाते इनके टोटल 7 कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद हाइपैलिक और ट्रांसफर्ड एपिथेट। By this figure, an epithet adjective is transferred or shifted from the object to which it properly belongs to another with which it is associated in the mind of the writer of the speaker, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला तो है to scorn delights and live laborious days। मिल्टन ने कहा था। laborious day एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का या फिर हाइपैलिक का। नेक्स्ट होता है द बेलमैन्स ड्रॉजी चार्म, ये भी मिल्टन ने बताया था, ये भी एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। इसके बाद एल्यूशन। एल्यूशन इज़ अ फिगर विच कंसिस्ट्स in using word or expression which calls to one's mind some well-known past incident, the saying of some great man or some species of writing of a writer, ठीक है। तो एल्यूशन क्या होता है, कुछ ग्रेट लोगों के कोट्स, वर्ड्स, सेइंग्स, ठीक है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इट वॉज नॉट गिवन टू गोल्डस्मिथ टू फील लाइक द मॉन्यूमेंट ऑन एनी ओकेशन व्हाटसोएवर। ये एक एल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इसके साथ ही फिगर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड एसोसिएशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस। तो फिगर्स बेस्ड ऑन डिफरेंस में फर्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ग्रीक वर्ड एंटी से आता है जिसका मतलब है अगेंस्ट, एंड टिथेमी से आता है जिसका मतलब आई प्लेस। तो अगर आप एक साथ बोलते हो तो होता है अगेंस्ट आई प्लेस। इसका डेफिनेशन है, बाय दिस फिगर कॉन्ट्रास्टेड वर्ड्स और आइडियाज आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एंड इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बहुत ही वेल नोन कोटेशन है, सभी जानते हैं। तो यूनाइटेड मतलब एक साथ, डिवाइडेड मतलब अकेला, डिवाइडेड बिछड़ा हुआ। तो यूनाइटेड एंड डिवाइडेड आर टू अपोजिट वर्ड्स, लेकिन इन्हें एक ही जगह एक ही साथ यूज़ किया गया है फॉर अ इफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही जब टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ ये यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं एंटीथेसिस। एंटी मतलब अगेंस्ट, थेसिस जैसे मास्टर स्लेव, ठीक है। फिर ईविल, वर्च्यूज़, ये सब हो जाते हैं अपोजिट वर्ड्स एक साथ। नेक्स्ट आता है एपिग्राम। एपिग्राम एक ग्रीक वर्ड एपी से आया है जिसका मतलब है अपॉन, एंड ग्रामा जिसका मतलब ए राइटिंग। तो अपॉन ए राइटिंग। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाइन, it is an apparent contradiction in language which, by causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath। तो पहले तो आपको पढ़ के शॉक लगेगा कि कैसे ये सेंटेंस बना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फिर आपको उसके जो भीतर का मीनिंग है, अंडरनीथ मीनिंग, वो समझ में आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आवर एंटागोनिस्ट इज़ आवर
हेल्पर। एंटागोनिस्ट यानी जो हमारे एनिमी हैं, तो हमारे एनिमी कैसे हेल्पर हो सकते हैं, तो पहले सोच के आपको शॉक लगेगा, फिर इसके अंदर का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आएगा, जो कि है एनिमीज़ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर पोटेंशियल, आवर कैपेसिटी। जब आप कोई सक्सेस अचीव करते हो तो आपके ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं, लोग जेलस होते हैं। इसका मतलब कि यू आर सक्सीडिंग, यू आर अचीविंग, यू आर हैविंग मेनी अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये सोच जो कि ब्रुक का था वो ये था कि अगर आपके एनिमीज़ हैं तो आपका सक्सेस ज़्यादा है। इसका मतलब आप जब सक्सेसफुल होते हैं आपके एंटागोनिस्ट या एनिमीज़ होते हैं, तो इन दिस वे दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नंबर 3 क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स ग्रीक वर्ड क्लाइमैक्स से आया, जिसका मतलब है ए लैडर, सीढ़ी, लैडर। Now by this figure a series of words or sentiments is presented in such a way that the least impressive of them comes first and there is a regular gradation from it to the most impressive। तो first में less impressive आता है, last में most impressive word आता है। ठीक है, तो example क्या है, a heart to resolve, a head to contrive and a hand to execute। तो execute word is more effective, more impressive, resolve to take decision, contrive, then execute। तो इसमें slowly step by step less impressive से most impressive words यूज़ किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए consolation थोड़ा बहुत impressive होता है, फिर joy थोड़ा और impressive word है क्योंकि जब आप हैप्पी होते हो तो आप जॉयस फील करते हो। लास्ट में ट्रिम्प मीन्स हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन एनी विक्ट्री। ठीक है, तो ये बहुत इम्प्रेसिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 बैथोस या फिर एंटी क्लाइमैक्स। बैथोस कंसिस्ट इन अ सडन फॉल फ्रॉम लॉफ्टी टू मीन थॉट्स। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स में लीस्ट इम्प्रेसिव से मोस्ट इम्प्रेसिव वर्ड्स में जाते हैं, यहाँ पे मोस्ट से लीस्ट में जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत से थे लेकिन मैंने जस्ट एक ही लिया क्योंकि उतने एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भी नहीं, सिर्फ आपको जानना है कॉन्सेप्ट। तो नो लाउडर श्रिक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट, ये एक एग्जाम्पल है एंटी क्लाइमैक्स का। नेक्स्ट है द कंडेंस्ड सेंटेंस। दिस फिगर कंसिस्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर आइडियाज सो डिफरेंट दैट ईच ऑफ देम शुड ऑर्डिनरली रिसीव अ सेपरेट स्टेटमेंट। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है शी ड्रॉप्ड अ टीयर एंड हर पॉकेट हैंकरचिप। ठीक है, तो द कंडेंस सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा फिगर जो कि एक साथ लाता है दो आइडियाज़ को जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो देखिए ड्रॉप्ड अ टीयर यानी आंसू, और हैंकरचिप दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन आंसू पोंछने के लिए ही हैंकरचिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दिस सेंस इट इज़ द सेम। तो इसी के साथ होता है सिमिलैरिटी, एसोसिएशन एंड ऑपोजिट्स का जो फिगर्स है और या फिर डिफरेंस का जो फिगर्स वो ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।